हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्टेट पीसीएस, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हों या जेपीएससी दे रहे हों या सेंट्रल लेवल पर यूपीएससी दे रहे हों, वहां इससे मेन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे ही हम वनडे एग्जाम्स की बात करते हैं, प्री या फिर एनटीपीसी या एसएससी जैसे एक परीक्षाओं की बात करते हैं, तो उस जगह पर यह इस टॉपिक से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनते हैं। पूरे वीडियो को देखें जिससे आपका प्री एग्जाम्स हो या फिर मेन का एग्जाम हो, वो दोनों चीजें इजी वे में क्लियर हो पाए। अगर आप चैनल्स में नए हैं तो लगातार हर टॉपिक्स को जानने के लिए चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन भी दबाएं, जिससे आपको हर दिन के क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला बात कि भाई संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है। देखो, यहाँ पे हम अभी भारतीय वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, केवल हम कह रहे हैं क्या कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है। संविधान एक ऐसा वर्ड जो पूरे सिस्टम्स, दैट मीन्स तंत्र को चलाने के लिए माध्यम के रूप में कार्य करता है। हाँ, जब हम भारत के संविधान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं भारत का संविधान भारत के जनता के लिए है। लेकिन इससे पहले मैं बात कर रहा हूं संविधान की विशेषता। ध्यान रखिएगा, संविधान दो तरह के हैं, जिनमें एक संविधान जो हमारा है वो होता है लिखित संविधान। एक संविधान हमारा जो है वो होता है लिखित तौर पर। लिखित संविधान के तौर पर हम लोग एक संविधान को जानते हैं, और दूसरा जो हम लोगों का होता है वो अलिखित, मतलब मौखिक तौर पर ये होता है अलिखित संविधान। याद रखना स्टूडेंट्स, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। पीटी ओरिएंटेड में हर पॉइंट पे मैं आपको क्वेश्चंस क्लियर करके दूंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में कौन कौन से क्वेश्चंस प्री में या फिर एसएससी या एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां भी पूछा जाता है लिखित संविधान या अलिखित संविधान। दुनिया का एकमात्र देश ऐसा है जहां का संविधान अलिखित है, वो देश है ब्रिटेन। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में आ चुका है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां का संविधान जो है वो अलिखित तौर पर होता है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां का संविधान अलिखित तौर पर होता है। क्वेश्चन अक्सर आता है कि किस विश्व के किस देश का संविधान अलिखित है, तो कौन सा हो गया? ब्रिटेन, या फिर हम ब्रिटेन को इंग्लैंड भी कहते हैं, तो इंग्लैंड भी ऑप्शन दे सकता है। वीडियो पर पूरा बना रहे हैं और पूरा टॉपिक्स को अच्छे से समझें। ठीक है, दूसरा है लिखित संविधान। हम और आप जानते हैं विश्व का सबसे व्यापक और सबसे लंबा संविधान जो है वो भारत का है। ध्यान रखिएगा, लिखित संविधान में मैं बात कर रहा हूं तो सबसे लंबा जो संविधान है लिखित संविधान का वो भारत का है। मैं आगे चर्चा ही करूंगा अभी भारत के बारे में। भारत में सबसे लंबा है, लेकिन जैसे ही मैं ये कहूंगा कि विश्व का सबसे छोटा कौन सा है, ध्यान रखना, विश्व का सबसे लंबा जो संविधान है वो कहां का? भारत का है। और विश्व का सबसे छोटा जो संविधान है वो अमेरिका का है। याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आ चुका है। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा संविधान जो है लिखित तौर पर वो भारत का है, और विश्व का सबसे छोटा संविधान जो लिखित है वो अमेरिका का है। और विश्व का एकमात्र देश जहां अलिखित संविधान चलता है वो देश ब्रिटेन है, या फिर हम इसे इंग्लैंड भी कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताएं। क्योंकि हमने ये देखा कि संविधान की विशेषताओं का पृष्ठभूमि क्या था। हमने पृष्ठभूमि में पाया कि भाई संविधान लिखित हो सकता है और संविधान अलिखित हो सकता है। अलिखित के तौर पर हमने देखा ब्रिटेन को, और लिखित के तौर पर हम पा रहे हैं कि सबसे लंबा जो है वो भारत का है और सबसे छोटा जो है वो अमेरिका का है। अब हम पॉइंट आउट करते हैं भारत के संविधान में, भारत के संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन चीजों पर हम वन बाय वन डिटेल्स में इस पे चर्चा करते हैं। अगर आप, फिर मैं कहूंगा अगर आप चैनल्स पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ जीएस का हर टॉपिक्स को फुल लेंथ में पढ़ाया जाता है, जिससे आपका हर एग्जामिनेशन हॉल का
प्री का एग्जाम हो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, डेट मीन्स, और मेन का एग्जाम हो, रिटन एग्जाम हो, कहीं भी आपको कोई आप दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला मैं पॉइंट देखता हूं भारत के संविधान की विशेषता में, जन संप्रभुता आधारित। क्या होता है ये जन संप्रभुता आधारित? इसका सीधा सा मतलब हो गया कि भारत के संविधान का प्रमुख जो है वो जनता है। जन संप्रभुता मतलब जनता जो है भारत के संविधान का प्रमुख होता है। और जैसे ही हम पहला पेज को पलटते हैं भारतीय संविधान का, तो वहां एक वर्ड हम लोगों को मिलता है संविधान के प्रस्तावना के अनुसार 26 नवंबर 1949। क्योंकि हम जानते हैं, हम लास्ट वीडियो देख चुके हैं कि भाई लास्ट क्लास में हमने चर्चा किया था कि संविधान को कब तैयार किया गया, कब लिखित रखा गया, ये तमाम चीजें हम देख चुके हैं। तो जन संप्रभुता पर आधारित मतलब जनता के लिए है। और प्रस्तावना में एक लाइन लिखा हुआ है कि भारत का संविधान जो है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग डॉट 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 भारत के संविधान के लिए दृढ़ संकल्प होकर, भारत के जनता के लिए दृढ़ संकल्प होकर 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं। ये वर्ड भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है कि हम भारत के लोग भारत के दृढ़ता, एकता जैसे चीजों को लेकर 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या अधिनियमित करते हैं। यहां पे क्वेश्चन से बन जाता है ये वाला पॉइंट कि भारतीय संविधान को पारित कब किया गया। भारतीय संविधान को पारित कब किया गया? पीटी में भारतीय संविधान को पारित कब किया गया, तो आंसर हमारा क्या होगा 26 नवंबर 1949। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन बोल दे कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से पारित कब किया गया, तो याद रखिएगा फिर हमारा गणतंत्र दिवस जो हम मनाते हैं, डेट मीन्स 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से पारित किया गया। अगर केवल पारित पूछेगा तो आंसर क्या हो गया हमारा 26 नवंबर 1949, और पूर्ण रूप से पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 हमारा आंसर होगा। इस दिन हमारे यहाँ नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद जैसे महत्वपूर्ण चीजों को 26 नवंबर 1949 को ही पारित कर दिया गया था। अब आप पूछोगे कि सर जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को कंप्लीट कर लिया गया और संविधान के कुछ हिस्सों को पारित कर दिया गया, तो भाई पूरा क्यों नहीं हुआ? उस दिन भी तो हम पूरा पारित कर सकते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी तैयार थे, हमारी तमाम हिस्सा जो थी वो तैयार थी, हमारा संविधान तैयार था। लेकिन एक समस्या थी, समस्या था डेट को लेकर। अगर मैं भारतीय इतिहास के पृष्ठभूमि को पलटूं तो वहां पे हम लोगों को मिलता है 26 जनवरी 1929 लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन। उस लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1929 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। और उसके बाद हर वर्ष 26 जनवरी 1930 से यह तय किया गया था कि हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, और यह परंपरा चलता रहा। लेकिन हमारा स्वतंत्रता दिवस जो हमारा रहा वो 15 अगस्त 1947 रहा, इसलिए हम स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त को मनाते हैं। और वो तिथि जो ऐतिहासिक तिथि के तौर पर 26 जनवरी चल रहा था, वो उसे बचाना है, उसे बचाए रखने के लिए संविधान निर्माताओं ने जो आवश्यक चीजें थी उसको 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया, और बाकी पूर्ण रूप से हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को पारित किया गया। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरे संविधान, दूसरे टॉपिक्स में इसकी विशेषता की ओर आते हैं। क्या है? सर्वाधिक लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान। मैंने पहले ही कहा कि दुनिया का सबसे लंबा संविधान जो है हमारे भारत का है, तो यहाँ पे लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान जो है वो हमारे देश का है। भारत के संविधान में सर्वाधिक लंबा, मैं यहाँ फिर से रिपीट कर देता हूं कि सर्वाधिक जो है वो लंबा संविधान, सर्वाधिक लंबा संविधान जो है वो इंडिया का है। जब आरंभ की मैं बात करूं, दैट मीन्स जब हमारा मूल संविधान की मैं बात करूं, तो उस मूल संविधान में यहां पर
395 अनुच्छेद था आर्टिकल्स, डेट मीन्स 395 अनुच्छेद 8 अनुसूची और 22 भाग थे। ठीक है, मूल संविधान में यहां से भी क्वेश्चंस आते रहता है, यहां से भी क्वेश्चन आता रहता है कि मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी। कितना हो गया? 395। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो कितनी हो गई? 8 अनुसूची। और मूल संविधान में कितने भाग हैं थे? तो 22 भाग। लेकिन अभी वर्तमान की मैं बात करूं, ये देखो ध्यान रखना, ये मूल संविधान में, ये कहा मूल संविधान में ये हिस्सा है। वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में जो है यहां पे ये 395 की जगह पर अब 444 अनुच्छेद हो गया है। ठीक है, वर्तमान में 444 अनुच्छेद हो गया है। और अनुसूची की बात करूं तो 8 की जगह पर अब 12 अनुसूची हो गया है। और भाग की मैं बात करूं तो 22 के स्थान पर 25 भाग हो गए हैं। क्लियर है? यहां से भी हमारा कई क्वेश्चंस कई बार पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कितने अनुसूचियां थी या कितने भाग थे। वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं और कितने अनुसूचियां हैं। ठीक है, यहां पे हमारा अब मैं बात करूंगा संसदीय शासन प्रणाली। राइट मीन्स संसदीय वर्ड से ही हमको समझ में आ रहा है कि भाई पार्लियामेंट हाउस की बात हो रही है। संसद क्या होता है? भारतीय संविधान में के जो संविधान जो हमारा है उसमें हमारा देश जो है वो संसदीय प्रणाली, राइट मीन्स पार्लियामेंट सिस्टम्स के माध्यम से चलता है। और हम जानते हैं पार्लियामेंट सिस्टम का मतलब हो गया कि भाई राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा को हम अस्थाई सदन, लोकसभा को हम अस्थाई या जनता का प्रिय सदन भी कहते हैं, क्योंकि जनता द्वारा जो चुनकर जाते हैं प्रत्यक्ष तौर पे संसद में, वो लोकसभा में ही पहुंचते हैं। इसलिए हम लोग लोकसभा को हम लोग जनता का प्रिय सदन के नाम से भी जानते हैं। यहां पे इस संसदीय शासन प्रणाली में हमारा जो है जितना भी सिस्टम है वो पूरी तरीके से संसद के द्वारा होता है। और संसद के द्वारा में मैंने भी आपसे कहा गया कि लोकसभा जो है वो जनता प्रिय या जनप्रिय सदन कहलाता है। तो लोकसभा के जो मंत्रिमंडल होते हैं उनको हम लोग मंत्री परिषद कहते हैं। कैबिनेट इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? कैबिनेट। मंत्री परिषद। और मंत्री परिषद का मुख्य कार्य जो है वो कार्यपालिका होता है। मंत्री परिषद का मुख्य कार्य जो है वो कार्यपालिका होता है। और ये पूरा का पूरा मंत्री परिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कई बार ये क्वेश्चंस आया है एग्जाम में और आता रहता है। उत्तरदायी है, ठीक है, क्या है? उत्तरदायी है। कई बार ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आता है कि लोकसभा सदन के प्रति कौन उत्तरदायी। बहुत बार आया है, अगर आप एग्जाम देते होंगे या क्वेश्चन बैंक या टेस्ट देते होंगे तो आपको ये पता चलता होगा। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है कि लोकसभा के प्रति कौन उत्तरदायी है। याद रखिएगा क्या? मंत्री परिषद जो है वो है, क्योंकि कार्यपालिका हेड जो होता है वो मंत्री परिषद होता है। यही वजह होता है कि अगर लोकसभा में एक बिल जिसको हम अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं, एक बिल जिसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं अविश्वास प्रस्ताव, अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस केस में मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अर्थात पूरी तरीके से मंत्री परिषद जो है वो खत्म हो जाता है और नए तरीके से चुनाव प्रक्रियाएं जो है वो होती है। इसमें राज्यसभा की मैंने बात कही थी, लोकसभा की मैंने बात कही थी, मैं राष्ट्रपति का बात कहा था। ध्यान रखिएगा, कार्यपालिका शक्ति में राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र के होते हैं, जबकि इसका वास्तविक कार्य जो है कार्यपालिका का वो मंत्री परिषद के पास ही होता है। अब मैं बात करूंगा संविधान की कठोरता एवं लचीलापन। भारतीय संविधान में कठोरता और लचीलापन दोनों है। ये भी क्वेश्चन आते रहता है यहां से, किस भारतीय संविधान किस प्रकार का है। ये भी क्वेश्चन आते रहता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का है। हम लोग बोलते हैं कठोरता एवं लचीलापन, लेकिन कठोरता कम और लचीलापन
अधिक है भारतीय संविधान में। कहा जाता है कि यहां पर साधारण कानून निर्माण की बात हो या फिर विशेष संविधान संशोधन के द्वारा किया गया प्रक्रिया हो, यहां इजी वे में हम लोग आर्टिकल 368, आर्टिकल 368 जिसे हम संविधान संशोधन कहते हैं, उसके तहत इजी वे में भारतीय संविधान में संशोधन परिवर्तन किया जा सकता है। यही वजह है कि हम लोग कहते हैं कि संविधान जो भारत का हमारा है वो कठोर है बिल्कुल है, लेकिन कठोर कम है और लचीलापन अधिक है। अगला हम लोगों का टॉपिक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसका सीधा सा मतलब प्रभुत्व संपन्न, मैंने पहले ही कहा जनसंप्रभुता मतलब प्रभुत्व संपन्न है, समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और गणराज्य। गणराज्य मतलब क्या? जनता का लोकतंत्र है हमारा देश, हमारे माध्यम से मंत्रिमंडल की गठन होती है और हमारे द्वारा चुने गए सदन में जो लोग पहुंचते हैं वो हमारे द्वारा ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो ये जो दो शब्द है समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, ये दो और एक अखंडता, ठीक है, ये तीन शब्द समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। याद रखिएगा यहां पर ये शब्द जो है वो 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, प्री में भी ये क्वेश्चन आता रहता है और मेन का तो मैंने पॉइंट आउट कर दिया है और आप इजी वे में पॉइंट आउट करके उसकी विशेषताओं का डील कर सकते हैं। समाजवाद धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो याद रखिएगा क्या जी, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट टॉपिक मौलिक अधिकार की व्यवस्था। देखो जैसे ही मौलिक अधिकार की बात होती है तो भाई हम जिस देश में रहते हैं, हम अपने देश में रहते हैं और हम अपने देश, डेट मीन्स देश हमारा घर है और घर पर रहने के लिए हमें अधिकार प्राप्त होता है। छोटा सा पॉइंट आउट है क्योंकि हम देश को अपना घर समझते हैं और घर में हमारा अधिकार है। यही वजह है कि भारत के नागरिक जो हम हैं उनको ये अधिकार, मौलिक अधिकार दिया गया है कि भाई न्याय की स्थितियां हो तो वो सीधे उच्च न्यायालय, डेट मीन्स पहले हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार का जो भी मामला होता है वो सीधे हाई कोर्ट पहुंचता है। ठीक है, तो हमारे देश में हमें यह अधिकार दिया गया है कि हम अपनी बातों को रख सकते हैं, अपने अधिकार के लिए फाइट कर सकते हैं। इन तमाम चीजों को मौलिक अधिकारों की व्यवस्था के तौर पर रखा गया है। आरंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी वो 7 थी। मौलिक अधिकारों की जो संख्या थी वो 7 थी। आरंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या जो है, आरंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया। मौलिक अधिकार में संशोधन किया गया और एक अधिकार जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकारों की संख्या आरंभ में 7 थी और लेकिन वर्तमान में ये जो है मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको कम कर दिया गया और संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया और अभी वर्तमान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो 6 है। हालांकि जैसे मैं मौलिक अधिकार चैप्टर्स पे आऊंगा तो मैं तमाम चीजों को क्लियर करूंगा, चाहे वो समानता का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, जितने भी अधिकार हमारे पास हैं वो तमाम 6 को पॉइंट आउट करूंगा। और कानून जो अधिकार हमारा था, एक अधिकार हमने कहा कि 7 था और 6 हो गया, तो जो एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, वर्तमान में इसे कानूनी अधिकार बनाया गया है और 300A में इसको डाला गया है। मैं तमाम चीजों पर मौलिक अधिकार चैप्टर्स में आकर इस पर चर्चा करूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं मौलिक कर्तव्य। अच्छा, अभी मैंने आपसे कहा कि भाई हम इस देश में रहते हैं,
भारत हमारा देश है और हमारा देश हमारा घर है, इसलिए संविधान निर्माताओं ने हमें अपने घर में रहने के लिए अधिकार दिया। बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात बताओ, जहां अधिकार होगा वहां कर्तव्य भी तो होगा। जहां अधिकार होगा वहां कर्तव्य भी तो होगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम या आप अपने पापा से लड़ झगड़ कर बाइक खरीदने की जिद करते हैं और भूख हड़ताल करना शुरू करते हैं घर में कि जब तक गाड़ी नहीं मिलेगा खाना नहीं खाएंगे, होता हुआ कई बार, स्टूडेंट्स लाइफ है भाई। बचपन में हम लोग जिद करते थे कि हमको ये सामान चाहिए, हमको टीवी चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, हमको साइकिल चाहिए और आपको देना है। पिताजी भी परेशान, भाई बच्चा भूखे है, बच्चा जिद कर रहा है, तो भाई एज ए गार्जियन वो आपके जिद को पूरा भी करते हैं और वो देते हैं। लेकिन एक बात बताओ, अब ये तो बेईमानी होगी कि वो आपको गाड़ी दिलवा दी है और उसी फादर को जब कहीं जाना हो तो आप बोलिएगा कि नहीं हम नहीं ले जाएंगे, आप जाओ, पैदल जाओ। ऐसा होता है क्या? जहां अधिकार की बात होती है वहां कर्तव्य भी आता है। अगर ये देश हमारा घर है, हमें हमारे देश ने अधिकार दिया है, तो देश के प्रति भी हमारा कर्तव्य होना चाहिए। हम अपने देश का सम्मान करना, हमारे देश के राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रीय धरोहर का, इन तमाम चीजों का सम्मान करना, ये तमाम चीजें हमें करनी है और ये हमारा दिल से कर्तव्य होना चाहिए। संविधान में लिखित है वो अलग बिंदु है, लेकिन भारत के नागरिक होने के नाते इस देश के लिए हम लोगों को तत्पर तैयार रहना चाहिए। यही चीज संविधान निर्माताओं के बाद एक समिति गठित की गई थी, जिस समिति का नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। क्या नाम था? कई बार यह क्वेश्चन आता है, ठीक है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, एक समिति गठित की गई थी जिसका नाम था सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इनके द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मैं यहाँ पे आप लोगों से कुछ चीजों को छोड़ रहा हूं, जैसे मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया, तो अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य किससे लिया गया? रूस से। चूंकि मैं संविधान के स्रोत को आप लोगों को पहले बता चुका हूं, अगर आप नए हैं तो भाई प्लेलिस्ट में आप जाकर संविधान के स्रोत को जरूर पढ़ ले, ठीक है, क्लियर? तो ये रूस से लिया गया, ऐसे मैं बता दे रहा हूं, रूस से लिया गया है। और फिर मैं जब टॉपिक्स पे आऊंगा तमाम अलग अलग चीजों पे, तो फिर डिटेल्स में मैं रूस और अमेरिका की बात तो करूंगा ही। यहाँ पे इन चीजों को रखा गया। आरंभ में जो ये है इसकी संख्या 10 थी। मूल समय ये भी पूछता है मूल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, मूल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी ये भी आता है। याद रखिएगा, आरंभ में इसकी संख्या 10 थी, लेकिन अब 10 से बढ़कर ये 11 हो गया है, ठीक है। आरंभ में कितना था? मूल संविधान के समय में 10 था जो शुरुआत हुआ था, लेकिन अब जो है 11 हो गया। उसमें एक पॉइंट आउट डाला गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात यहां पर की गई थी। अब मैं बात करूंगा नीति निदेशक तत्व। ये भारतीय संविधान में हमने चर्चा किया था कि ये आयरलैंड से लिया गया है, ये आयरलैंड से लिया गया है और भाग 4 में है। इसके तहत जो है ये पूरी तरीके से एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करता है। ये जो नीति निर्देशक तत्व है एक कल्याणकारी राज्य की बात करता है कि भाई राज्य एक कल्याणकारी राज्य के तौर पर हो। चूंकि हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, आंदोलनकारी थे, उन लोगों ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा करने के लिए ये नीति निर्देशक तत्वों को डाला गया है। यही वजह है इसको हम समाजवादी और गांधीवादी के नाम से भी जानते हैं। ऑब्जेक्टिव में कई बार ये क्वेश्चन आता है कि संविधान के किस भाग को गांधीवादी कहा जाता है, संविधान के किस भाग को गांधीवादी कहा जाता है। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों को हम गांधीवादी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आउट हमारा है स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरीक्षण। ये हमारे यहाँ जो हमारे राइटर हैं जिनका नाम डीडी बसु, अगर आप लोग बुक्स को पढ़ते होंगे तो इनका नाम जरूर सुने होंगे, क्योंकि इनका संविधान का बुक आता है। बेसिकली यूपीएससी करने वाले बच्चे जरूर इनको पढ़े होंगे, ठीक है। डीडी बसु
डीडी बसु के द्वारा यह कहा गया कि भारतीय संविधान में न्यायिक सर्वोत्तम है, और ये अमेरिका से ये व्यवस्था दिया गया था। ये जो सिस्टम है वो लिया गया कहां से? न्यायिक स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो लिया गया कहां से? अमेरिका से लिया गया। लेकिन एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं और ब्रिटिश संसद भी यहां पे रोल अदा करता है। ब्रिटिश संसद, क्योंकि ब्रिटिश के भी हिस्से में न्यायिक पुनरीक्षण जो है वो आता है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे यहां न्यायपालिका स्वतंत्र है, मतलब न्यायपालिका किसी भी दबाव में आकर काम नहीं करता है। हम और आप जानते हैं कि हमारे देश का 4 स्तंभ है, जिसमें कई बार प्री या ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है कि देश का चौथा स्तंभ क्या है, तो हम लोग बोलते हैं मीडिया, इट मींस प्रेस। तो ये चौथा स्तंभ है। 3 स्तंभ में एक स्तंभ की मैं बात कर रहा था क्या? कार्यपालिका की। एक स्तंभ की मैं बात कर रहा हूं न्यायपालिका की, और एक स्तंभ जो मैंने कहा मीडिया, और एक और स्तंभ हमारा है जो विधायिका कहलाता है। दैट मींस 4 कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और चौथा स्तंभ मीडिया या प्रेस है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा एकात्मक और संघीय लक्षण। देखो ध्यान देना, एकात्मक और संघीय लक्षण बहुत बार यहां से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन हॉल में आता रहता है, चाहे वो पीटी का एग्जाम हो या वनडे एग्जाम हो या फिर मेन का रिटन एग्जाम हो। यहां से कई बार क्वेश्चंस आता रहता है। ध्यान रखिएगा, भारत का संविधान संसदीय सरकार के द्वारा चलता है, और इस संसदीय सरकार के द्वारा जो चलता है उसमें संघीय लक्षण भी है और एकात्मक लक्षण भी है। जैसे संघीय लक्षण, संघीय लक्षण का मतलब जो सब लोग माने, संघीय लक्षण का मतलब जो सब लोग माने, दैट मींस केंद्र हो या फिर राज्य हो। जैसे हम कह सकते हैं यहां पे, अभी मैंने कहा था स्वतंत्र न्यायपालिका, भाई राज्य होगा तो भी वहां पे न्यायपालिका स्वतंत्र है। उसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, राज्य हो या केंद्र हो, दोनों संविधान से चलता है, तो संविधान की सर्वोच्चता एक संघीय लक्षण के तौर पर जाना जाता है। संविधान सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, इसके अलावा 2 सरकारों की शक्तियों का विभाजन, क्योंकि 2 सरकार है, राज्य और केंद्र, तो वो अपनी अपनी शक्तियों पर ये काम करते हैं। इस तरह के जो भी पॉइंट आउट हैं वो तमाम संघीय लक्षण के तौर पर जाने जाते हैं। जैसे हम एकात्मक की बात करते हैं तो हम लोग नागरिक हैं इस देश के, इसलिए एक है। देखो संघीय मतलब क्या हो गया? केंद्र और राज्य की बात हुई। संघीय मतलब क्या हो गया? सेंट्रल और राज्य की बात। और एकात्मक मतलब क्या? एक होना। एकात्मक मतलब क्या हो गया? एक होना। यहां पर हम बात कर रहे हैं एकल नागरिकता की, संविधान के लचीलापन की, राज्यपाल की नियुक्ति जो कि एक है। हम और आप जानते हैं राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों के लिए किया जाता है। एकात्मक मतलब एक, संघीय मतलब क्या? केंद्र और राज्य के लिए अपना अपने इंडिपेंडेंटली, वहां भी एक ही जैसा है। लेकिन एकात्मक का मतलब क्या हो गया? एक ही नियम सब जगह लागू होगा। यहां पे राज्यपाल की नियुक्ति करने की बात हो रही हो या नागरिकता की बात हो रही हो, ये तमाम चीजें। इसके अलावा राज्यसभा को कुछ अधिकारें यहां पे दी जाती है, जिसमें अखिल भारतीय सेवा के गठन की बात हो या फिर इमरजेंसी, दैट मींस आपातकाल, आर्टिकल 356। ध्यान रखिए ये इमरजेंसी 3 तरह का होता है, चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम लोग क्लियर करेंगे। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 जो है वो सेंट्रल लेवल पर इमरजेंसी को लगाया जाता है। 356 जहां मैं चर्चा कर रहा हूं इस पे, 356 जिसको आमतौर पर राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल होता है। ठीक है, यहां पे एकात्मक मतलब एक सेंट्रल का जो आदेश होगा वो हर जगह लागू, और संघीय मतलब क्या? केंद्र और राज्य की बातें होंगी। अब मैं बात करूंगा एकल नागरिकता। भारत में जितने लोग रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में जन्मे हो, सभी लोग भारतीय कहलाते हैं। भारत के तमाम अलग अलग भूभाग में पैदा हुए लोग जो हैं वो भारतीय कहलाते हैं।
जबकि अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, क्योंकि हम लोग हमेशा क्या बोलते हैं, इंडियन है, भारतीय है, ठीक है। लेकिन अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है। मतलब अमेरिका में देश और राज्य, दोहरी नागरिकता का मतलब क्या हो गया कि अमेरिका में देश और राज्य दोनों की नागरिकता वहां के लोगों को मिलती है। अब मैं बात करूंगा वयस्क मताधिकार, मतलब वोटर। वयस्क मताधिकार दैट मींस क्या, वोटर। आरंभ में जो वोटर्स होते थे उनकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होती थी। आरंभ में जो वोटर होते थे उनकी उम्र, न्यूनतम उम्र जो है वो 21 ईयर्स 21 वर्ष होता था। लेकिन बाद में 61वां संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में एक संशोधन किया गया और उम्र को घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके अलावा विश्व शांति एवं सुरक्षा का समर्थन, हम और आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो विश्व शांति चाहता है और अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे है, विश्व शांति एवं सुरक्षा का समर्थन करता है और यह सदैव तत्पर रहता है कि अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार को बनाया जाए। लेकिन अब पड़ोसी नहीं माने, चाइना को देख लो, पाकिस्तान को देख लो, अब पड़ोसी नहीं माने तो भाई फाइट तो करेंगे और करना ही है, क्योंकि आपको मैं नहीं, आपके क्षेत्रों में मैं प्रवेश नहीं करता हूं तो आपकी हिम्मत कैसे हो रही है कि भारत जैसे पवित्र धरती पर आपके कदम पड़े। लेकिन हमारा देश ये चाहता है कि मैं अपने पड़ोसी देशों के साथ मैत्री व्यवहार बनाकर चलूं। लेकिन हाँ, मित्रता तभी तक जब तक आप साथ दो, वरना भारत बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत ने तमाम पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए उसमें भारत जो है डंके के चोट पर जीता। चाइना को भी भारत ने डंके के चोट पर पीछे ढकेला, ठीक है। उसके बाद त्रिस्तरीय सरकार, त्रिस्तरीय सर, अभी तो तुम जानते थे केंद्र और राज्य, त्रिस्तरीय कैसे हो गया, तीन स्तर का गवर्नमेंट कहां से आ गया भाई? क्योंकि हम लोग तो बात जान रहे हैं क्या, केंद्र सरकार राज्य सरकार बिल्कुल सही है, दो स्तरीय ही, दैट मींस केंद्र और राज्य की ही बातें होती है। लेकिन एक 92 में 73वां संविधान संशोधन और 93 में 74वां संविधान संशोधन करके हमको और आपको याद है, कई बार ये क्वेश्चन आता भी है, पंचायती राज और नगर पालिका, पंचायती राज और नगर पालिका, पंचायती राज और नगर पालिका, ठीक है, ये जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर पालिका को जोड़ा गया। तो केंद्र और राज्य के बाद अब हमारा जिला स्तर या ग्रामीण स्तर पर पंचायत भी है या फिर नगर पालिका, नगर निगम हम लोग कहते हैं या नगर पंचायत कहते हैं। तो ये भी हमारा काम कर रहा है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि त्रिस्तरीय सरकार जो है वो अब काम कर रहा है। स्टूडेंट्स, पूरा आपको वीडियो का कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और जब हम मेन की बात कर रहे हैं तो कई बार इसके निगेटिव थीम भी एग्जामिनेशन हॉल में आते रहते हैं कि संविधान की आलोचना करो। तो कई चीजें यहाँ पे पॉइंट है जो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि उधार का संविधान, 1935 के अधिनियम का कार्बन कॉपी, अभारतीय और भारतीय मुद्दे, महाकाय आकार, मतलब ये तमाम चीजें जो आलोचक हैं, हम आप जानते हैं आलोचक को तो रोक नहीं सकते हैं, तो जो आलोचक हैं उन लोगों ने कई तरह की आलोचना भी संविधान की विशेषताओं पर की। लेकिन अगर वो टिप्पणी की बातें यूपीएससी या बीपीएससी या जेपीएससी के रिटन एग्जाम में आता है तो हम लोग उसको डील करते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हमारा है कि भाई प्री में हमने देखा कि कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बने, मेन में इनकी विशेषताओं को हम इजी वे में पॉइंट आउट करके डील कर सकते हैं। और रेलवे और एसएससी के लिए बच्चे ऑब्जेक्टिव्स को, चूंकि ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव है या बीपीएससी में हो रहा हो या एसएससी या रेलवे में, चूंकि आज के डेट में किसी का स्टैंडर्ड ये नहीं है कि बीपीएससी का अलग स्टैंडर्ड और जेपीएससी का अलग स्टैंडर्ड और रेलवे का अलग स्टैंडर्ड, चूंकि डे बाय डे हम लोगों के द्वारा मेहनत के करना जो आरंभ हुआ है तो कंपटीशन हर क्षेत्र में बढ़ा है और हर क्षेत्र का क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड लगातार बढ़ ही रहा है। तो सब सारे एग्जाम्स में, हर एग्जाम के पीटी में ये काम आएगा।
वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।